हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा लेबर लॉ एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन का दूसरा क्लास है। पहली क्लास में हम आपने सिलेबस को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चनों को। तो एक एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। सारी आपकी क्लासेस होगी। मैं कोशिश करूंगा कि एक क्लास में आपका पूरा एक टॉपिक कंप्लीट कराऊं, या फिर मैं एक क्वेश्चन तो कम से कम आपको करा ही दूं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो इस क्लास को बड़े ध्यान से करिएगा। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। मैंने आपको बताया श्रमिक विधि और औद्योगिक संबंध यानी लेबर लॉ एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन को हमने शुरू किया है, और उसमें हम पहले पढ़ रहे हैं औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947। इंग्लिश में इसको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के नाम से जानते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटी आपसे क्वेश्चन पूछती हैं। चलिए पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत सारी यूनिवर्सिटी ने, मैंने आपको पूछा है। क्या है? उद्योग की परिभाषा दीजिए। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 औद्योगिक विवादों की जांच और समझौतों के लिए तथा अधिनियम में दिए गए कुछ दूसरे लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पारित किया गया था। इस कथन को भी आपको स्पष्ट करना है। अथवा में ये क्वेश्चन, अथवा का अर्थ है ऐसे भी पूछा है बहुत सारी यूनिवर्सिटी ने कि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के उद्देश्यों एवं विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो आज मैं इस आंसर में ये दोनों क्वेश्चनों को कवर अप करूंगा आपके। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। अच्छा, आपको आंसर से पहले मैं बता दूं कि अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको केस लॉ लिखने होंगे। बाकी पहला चीज़ मैंने आपको बताया, केस लॉ पर आप ध्यान देंगे। दूसरी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि बच्चे अक्सर करते क्या हैं, एलएलबी, बीएलएलबी, बीकॉम, एलएलबी वाले, वो किसी क्वेश्चन में तो आपको काफ़ी सारा लिखना है तो उसमें बहुत कम लिखते हैं, और किसी क्वेश्चन में बहुत कम लिखना है तो उसमें वो बहुत सारा लिख देते हैं। जितना क्वेश्चन की डिमांड है, जितना क्वेश्चन में पूछा गया है, आप उतना ही लिखें। इसके साथ साथ आप केस लो देकर चलें ताकि आपको मार्क्स अच्छे मिल सके, एग्जामिनर आपसे प्रभावित हो सके। चलिए, तो औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 जो है उसकी धारा 2 जे में उद्योग की परिभाषा को परिभाषित किया गया है। ये आप ध्यान रखेंगे, धारा 2 जे। सेक्शन भी आपको लिखने हैं। इस सेक्शन 2 जे में परिभाषा दी गई है उद्योग की। क्या परिभाषा है? उद्योग में कोई कारोबार, व्यापार, उपक्रम, अभिनिर्माण अथवा नियोजकों की आजीविका से अभिप्राय है तथा इसके अंतर्गत कर्मकार को कोई आजीविका, सेवा, नियोजन, हस्तशिल्प अथवा औद्योगिक उपजीविका अथवा उपव्यवसाय शामिल किए जाते हैं। तो ये तो थी बुकिश लैंग्वेज। ये रटना आपको बिल्कुल भी आसान नहीं पड़ेगा। आप इसे रट नहीं पाएंगे, एक याद नहीं कर पाएंगे। आपको धीरे धीरे दो चीज़ों का ध्यान देना है। देखिए, धारा 2 जे में तो इसकी परिभाषा दी गई है, ये आपको एग्जाम में लिखना है। और उद्योग के अंतर्गत क्या क्या आएगा उसके बारे में पूछा गया है। तो कोई भी कारोबार, कोई व्यापार, कोई उपक्रम। उपक्रम क्या होता है? छोटे व्यापार को उपक्रम कह दिया जाता है। कोई अभिनिर्माण, किसी चीज़ का आप निर्माण कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो, कोई प्लास्टिक की चीज़ हो, लोहे की चीज़ हो, वगैरह वगैरह कुछ भी हो सकती है। अथवा नियोजकों की आजीविका से अभिप्राय है, यानी नियोजक जो कर्मकार है, जो काम में लगे हुए हैं, उनकी आजीविका वहाँ से निकले, ऐसा भी क्या होगा, ऐसा भी कोई उद्योगी कहलाएगा जहाँ से नियोजकों की आजीविका हमको लेनी है। इसके अंतर्गत कर्मकार को कोई आजीविका, सेवा, नियोजन, हस्तशिल्प तथा औद्योगिक उपजीविका अथवा उपव्यवसाय शामिल किए जाते हैं। यानी सीधे सीधे कहा गया है कि जहाँ से कर्मकार की और जो आपके नियोजक हैं उनकी आजीविका के स्रोत हों, आजीविका के साधन हों, उसे क्या कहा जाएगा? उसे भी उद्योग कहा जाएगा। कोई कारोबार हो, व्यापार हो, उपक्रम हो, अभिनिर्माण हो, वो भी क्या कहलाएगा? वो भी उद्योग की श्रेणी में आएगा। कोई सेवा नियोजन हो, हस्तशिल्प हो। हस्तशिल्प में क्या है कि बड़े पैमाने पर आप जो है कृषि के जो है साधन बना रहे हैं, कृषि के जो है पार्ट्स बना रहे हैं, फावड़ा बना रहे हैं, दराती बना रहे हैं, आप कोई भी अलग कैंची बना रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हैं, किन्हीं भी चीज़ों का प्रोडक्शन होगा तो वो कहाँ उद्योग की श्रेणी में आएगा। उद्योग के कई प्रकार हैं, वो आपने 12th तक पढ़ा होगा, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और बड़े पैमाने पर उद्योग होते हैं। परंतु हमें यहाँ वो बातें नहीं करनी है। यहाँ बातें वो होंगी लॉ के हिसाब से, लॉ के अनुसार हमें चलना है। ठीक है, तो ये तो थी उद्योग की परिभाषा जो धारा 2 जे में दी गई है। मैंने आपको थोड़ा सा इसको आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया। चलिए अब जानते हैं उद्योग के आवश्यक तत्व क्या है। इसके लिए हमें केस समझना होगा। केस लो है हमारा मद्रास जिमखाना क्लब एम्प्लॉयज यूनियन बनाम मद्रास जिमखाना के प्रबंधक। यहाँ सीधा प्रबंधक लिख दिया गया है, इसी कंपनी के प्रबंधक थे इसलिए प्रबंधक लिखा गया है। ये केस लो है। इस केस लो में 5 आवश्यक तत्व बताए गए हैं उद्योग के लिए। तो इस केस लो पर हम नज़र डालते हैं
और जानते हैं कि वो 5 कौन से आवश्यक तत्व हैं जो किसी उद्योग के लिए जरूरी हैं, आवश्यक हैं। देखिए, पहला, जब कोई काम मालिक तथा श्रमिक के सहयोग से सारवान माल अथवा सेवा के वितरण अथवा उत्पादन के लिए किया जाता है। देखिए, हम आवश्यक तत्वों को पढ़ रहे हैं। इस केस लॉ में 5 आवश्यक तत्वों की बात की गई थी। उसमें पहला आवश्यक तत्व ये है कि जब भी कोई काम मालिक और श्रमिक दोनों के सहयोग से किसी सारवान माल अथवा सेवा के वितरण अथवा उत्पादन के लिए किया जाएगा। भाई, जब काम होगा तो कोई सेवा का वितरण होगा, कोई सारवान माल बनेगा या कोई उत्पादन किया जाएगा। ये आवश्यक तत्व है किसी भी उद्योग के लिए। समझे आप? दूसरा, काम कैजुअल ना होकर व्यवस्थित होना चाहिए। दूसरा आवश्यक तत्व ये कहता है कि काम कैजुअल ना हो, बल्कि काम कैसा हो? व्यवस्थित काम हो। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा है काम जिसके लिए कर्मकार का श्रम अपेक्षित हो, उत्पादक होना चाहिए। यानी तीसरा आवश्यक तत्व सीधा सीधा कह रहा है कि जिस हम कर्मकार से श्रम की अपेक्षा कर रहे हैं वो श्रम ऐसा हो जो कि उत्पादन करे। मान लीजिए एक बड़ा सा पत्थर है, आपने एक श्रमिक को कहा कि आप इसे हटाइए, वो अकेला उसे हटाएगा नहीं, तो उससे कोई उत्पादन नहीं हो रहा है। तो काम उद्योग के आवश्यक तत्वों में ये भी है कि ऐसा काम होना चाहिए जिसमें कोई उत्पादन हो। चलिए चौथा आवश्यक तत्व देखते हैं। इसकी प्रवृत्ति ट्रेड, व्यवसाय, मैन्युफैक्चर अथवा कॉलिंग द्वारा होनी चाहिए। पांचवा, जहां नियोजक व्याकिश हो तो लाभार्जन के लिए कार्य पूंजी लगाकर काम किया जा रहा हो। जहां नियोजक ने पूंजी लगाई है तो लाभ अर्जन के लिए ही पूंजी लगाई होगी। आप भी कोई व्यापार करते हैं, कोई उद्योग करते हैं, तो लाभ के अर्जन के लिए ही, यानी लाभ कमाने के लिए ही आप किसी पूंजी, किसी पैसे का निवेश करते हैं किसी उद्योग में। ये पांचवा आवश्यक तत्व है कि जहां नियोजक व्याकिश हो तो लाभ के अर्जन करने के लिए काम पूंजी लगाकर किया जा रहा हो, यानी उसमें लाभ कमाना उद्देश्य हो और पूंजी लगाकर उस काम को किया जा रहा हो। चलिए अब जानते हैं औद्योगिक विवाद अधिनियम के उद्देश्य क्या हैं। देखिए, कोई भी अधिनियम किसी भी प्रकार का बनता है तो उस अधिनियम का कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है। ऐसे ही इस अधिनियम का भी उद्देश्य है और वो उद्देश्य जो है इसकी प्रस्तावना में स्पष्ट किया गया है। जो औद्योगिक विवाद अधिनियम है उसकी प्रस्तावना में इस अधिनियम के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए साफ साफ कहा गया है कि इसका उद्देश्य औद्योगिक शांति बनाए रखना और न्याय की पूर्ति को सुनिश्चित करना। न्याय की पूर्ति कैसे सुनिश्चित करना? मान लीजिए ये कोई नियोजक है, ये श्रमिक हैं या कर्मकार है, उनके बीच किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्प्यूट है तो उसमें न्याय हो। यदि ये गलत हो तो इसको न्याय मिले और यदि ये गलत हो तो इसको न्याय मिले। यानी दोनों पक्षों में से जो भी गलत है या जो भी सही है उसकी न्याय को सुनिश्चित करना इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है। यानी न्याय की पूर्ति सुनिश्चित हो जाए। आसान भाषा में मैंने इसको लिखा है कि औद्योगिक विवादों की जांच करना और उसके बाद उनका समाधान करना और कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो जिससे हड़ताल या तालाबंदी हो। यानी भारत जो है वो विकास की पटरी पर अग्रसर रहे। यदि श्रमिकों के बीच, नियोजकों के बीच, कर्मकारों के बीच कोई मतभेद भी है तो वो मतभेद आराम से बैठकर सुलझाया जा सके, दोनों पक्ष सुलह के आधार पर उसे सुलझा सकें। जिस प्रकार का भी कोई किसी तरह का डिस्प्यूट है, ऐसा इस अधिनियम का उद्देश्य है। यानी औद्योगिक शांति को बनाए रखना, श्रमिकों और नियोक्ताओं के संबंधों में सुधार करना, उचित मजदूरी का निर्धारण करना जिससे हड़ताल या तालाबंदी जैसी स्थिति जो है वो उत्पन्न हो। चलिए अब उद्देश्य को थोड़ा डीपली समझ लेते हैं, थोड़ा अंदर जाकर समझते हैं। इसके लिए हमें उद्देश्य को 2 भागों में बांटना पड़ेगा। पहले औद्योगिक शांति की स्थापना करना, शांत नहीं शांति लिखेंगे इसे आप। औद्योगिक शांति की स्थापना करना और आर्थिक न्याय, दोनों हेडिंग पर बारी बारी से हम बात करेंगे। देखिए सबसे पहले औद्योगिक शांति की बात कर लेते हैं। अगर भारत में बात की जाए तो औद्योगिक विवाद का प्रमुख कारण जो है वो श्रमिकों की असंतोषजनक और दयनीय आर्थिक स्थिति है। जो श्रमिक होते हैं वो एक गरीब वर्ग से आते हैं। श्रम संघर्ष, श्रमिक द्वारा अपने श्रम के बदले उचित पुरस्कार की लगातार की जाने वाली मांग के अलावा और कुछ नहीं है। यानी क्या होता है कि बोनस मांगा जाता है, मजदूरी भत्ते अनुलाभ मांगे जाते हैं और सुविधाओं में बीमारी बोनस, इस तरह की मजदूरी की मांग बढ़ाने के लिए
इस तरह की जो विवाद है, इस तरह के जो संघर्ष है वो ज़्यादातर सामने आता है। पुरानी फिल्मों में भी, बहुत सारी फिल्मों में इसको दर्शाया गया। आपने अगर बॉलीवुड की फिल्में देखी हो तो बहुत सारे जो हैं वो कम्युनिटी बनी हुई होती थी, बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर, जो श्रमिक थे वो हड़ताल करते थे, तालेबंदी करते थे। पर आज ये स्थिति नहीं है, वास्तव में आज ये स्थिति नहीं है, क्योंकि बहुत सारे अधिनियम भारत सरकार, राज्य सरकारों के द्वारा लाए गए हैं जिनके अनुसार न्याय सुनिश्चित हो चुका है और औद्योगिक शांति की स्थापना हो चुकी है। चलिए आगे चलते हैं। अब श्रमिक वर्ग संगठित होकर जो है श्रम संघर्ष करता था, ये मैंने आपको बता ही दिया है पहले ही। थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया है, इसके लिए माफ़ी। चलिए, तो इस श्रम संघर्ष को रोकने के लिए ही ये अधिनियम बनाया गया था। चलिए, इसमें केस लो है क्लेरिज एंड कंपनी लिमिटेड बनाम औद्योगिक ट्रिब्यूनल बम्बई। इस मामले में भी उद्देश्यों को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया था, उद्देश्यों को स्पष्ट किया गया था। क्या उद्देश्यों में कहा गया था वो समझ लेते हैं, क्या क्लेरिफाइड किया गया था। इस अधिनियम का उद्देश्य हड़ताल या तालाबंदी शक्ति से औद्योगिक विवादों को दबाने के स्थान पर, समझिए आप यहाँ पर, उनका समाधान एक पूर्ण नियोजित तंत्र के परस्पर समझौते के आधार पर पंच निर्णय, श्रम न्यायालय या ट्रिब्यूनल आदि के द्वारा करना है। यानी समझौतों के आधार पर कोई भी किसी भी तरह का विवाद है, हड़ताल या तालाबंदी न करते हुए उसे सुलझाना इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य बताया गया है, इस केस लो में जो मैं आपको बता रहा हूँ। औद्योगिक संघर्ष के सभी पक्षकारों को इस अधिनियम के द्वारा इस बात का मौका प्रदान किया जाता है जिससे कि स्वतंत्र व निष्पक्ष ट्रिब्यूनल द्वारा निर्धारित शर्तों को आधार मानकर संघर्ष का निपटारा करने में सफल हो सके। यहाँ भी वही बात की गई है कि यदि कोई डिस्प्यूट है तो दोनों पक्षों को सुलह कर उस डिस्प्यूट को समाप्त करना चाहिए। एक और केस लो देखते हैं, एमएन राय बनाम अश्वनाव लाल AIR 1950, पटना हाईकोर्ट का यह मामला है। पटना हाईकोर्ट ने भी उद्देश्य को स्पष्ट करने की कोशिश की थी, एक परिभाषा दी थी, एक क्लैरिफिकेशन दिया था, एक आदेश दिया था। इसमें कहा गया था कि इस अधिनियम का उद्देश्य मजदूरी की सेवा शर्तों में सुधार करना और इस प्रक्रिया द्वारा औद्योगिक विवादों की जांच करना और उनका निपटारा करने के द्वारा औद्योगिक शांति स्थापित करना है। केस लो के बारे में मैं आपको बता दूं, आप कोई भी क्वेश्चन लिख रहे हो तो आप केस लो जरूर लिखें, एग्जामिनर उससे प्रभावित होता है और ये आगे आप किसी भी प्रकार की तैयारी करेंगे जुडिशरी की तो आपके बहुत काम आएंगे। तो आप LLB, BCom LLB या BLLB कुछ भी कर रहे हो तो आप केस लो जरूर लिखते चलें। चलिए आगे चलते हैं, अगला केस लो से समझते हैं। केस लो है दीमाकुची टी स्टेट बनाम दीमाकुची प्रबंधक AIR 1958। सुप्रीम कोर्ट का ये मामला था। इस मामले में उद्देश्यों को स्पष्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ पॉइंट बताए हैं, उद्देश्यों को स्पष्ट किया है। चलिए उनको भी हम देख लेते हैं। पहला, नियोजक तथा श्रमिक के बीच सद्भावना तथा अच्छे संबंधों को सुनियोजित करने के उपायों को बढ़ावा देना। दूसरा, अवैधानिक हड़ताल और तालेबंदी को रोकना। तीसरा, औद्योगिक विवादों की जांच करना और उनका निपटारा करना। चौथा, सामूहिक सौदेबाजी को प्रोत्साहन देना। ये आपको समझ नहीं आया होगा। सामूहिक सौदेबाजी का अर्थ है कि यदि बहुत सारे श्रमिक हैं और उनकी एक तरह की मांग है तो पहले क्या होता था, एक लीडर होता था, वो जो है सीधा मालिक के पास जाता था, वहाँ से बात करता था और फिर कम्युनिकेट करता था किसको, बाकी लोगों को। अब जो है सामूहिक सौदेबाजी का बात आई है, यानी जो श्रमिकों के साथ किसी भी प्रकार की दिक्कत है वो सभी श्रमिक एक साथ उसको सुलझा सकते हैं। आगे चलते हैं, विभिन्न उद्योगों में कर्मकारों की दशा में सुधार करना, उन्हें सामाजिक आर्थिक न्याय की उपलब्धता कराना। छठे पॉइंट पर चलते हैं, औद्योगिक प्रतिष्ठानों में शांति स्थापित करना जिससे उत्पादन बढ़ जाए और उस बढ़े हुए उत्पादन में लाभ में अंततः श्रमिकों का भी लाभ का अंश प्राप्त हो, ये बढ़ जाए। जब काम होगा, तालेबंदी नहीं होगी, हड़ताल नहीं होगी, श्रमिक काम करेंगे, उत्पादन बढ़ेगा तो उस जो भी लाभ होगा उस लाभ में मजदूरों का या श्रमिकों का भी लाभ का अंश होगा, उन्हें भी लाभ का अंश मिलेगा। तो ये हमने आवश्यक तत्व देखे और हमने उद्देश्य देखे। अब जानते हैं विशेषताओं के बारे में। विशेषता, पहली विशेषता है, यह अधिनियम औद्योगिक विवादों के हल करने के लिए एक विशिष्ट प्रक्रिया की स्थापना करता है, यानी एक स्पेशल प्रोसीजर इसने बताया है और औद्योगिक जितने भी विवाद हैं उनको हल करने का, पूर्णतः न्याय सुनिश्चित करने का इसमें तरीका बताया गया है। दूसरा, कोई विवाद यदि किसी न्यायाधिकरण को सौंपा गया है
या उसने कोई पंचांट दिया है तो वह पंचांट कम से कम 1 वर्ष तक दोनों पक्षकारों पर बंधनकारी माना जाएगा। न्यायाधिकरण ने कोई आदेश दिया है तो दोनों पक्ष को, जो पक्ष हैं, एक पीड़ित पक्ष है और एक जिसने पीड़ित किया है वो पक्ष है, या आप ऐसे मान सकते हैं ए और बी, या आप ऐसे मान सकते हैं श्रमिक और नियोक्ता है नियोजक, तो उन दोनों पक्षों पर न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए आदेश या पंचांट जो भी दिया है उन्होंने, वो कम से कम 1 वर्ष तक बंधनकारी माना जाएगा, दोनों उसकी शर्तों में बंधे रहेंगे। तीसरा, यह अधिनियम निम्नलिखित अवस्थाओं में हड़ताल एवं तालाबंदी करने पर प्रतिबंध लगाता है। क्या वो अवस्थाएं हैं? 3 अवस्थाएं हैं, ए बी सी करके मैंने इनको लिखा हुआ है, जिससे हड़ताल और तालेबंदी पर प्रतिबंध लगे। नंबर 1, पक्षों में सुलह और अधिनिर्णय की कार्यवाहियां चल रही हों तो हड़ताल तालाबंदी नहीं होगी। बी, जब तक कि दोनों पक्षों में सुलह की कार्यवाहियों में किए गए समझौते लंबित होने की स्थिति में हो तब भी। सी, न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए ऐसे पंचांट लंबित हैं जिनको बंधनकारी होने की मान्यता उपयुक्त सरकार द्वारा दी जा चुकी है। तो ये आपने तीसरे पॉइंट में 3 पॉइंट और देखे, ए बी सी, कि कब कब हड़ताल व तालेबंदी पर प्रतिबंध लगा रहेगा। और इसका चौथा जो विशेषता है कि विभिन्न शास्तियों का प्रावधान करती है। शास्ति अर्थात तो दंडों के बारे में ये अधिनियम प्रावधान करता है। कौन सा अधिनियम? औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947। तो इस क्लास में हमने देखा, एक प्रश्न को मैंने पूरा प्रश्न आपको क्लियर कराया, बताया कैसे यूनिवर्सिटी अलग अलग तरीके से इसको पूछती है, केस लो मैंने बताया आपको, और पूरा क्वेश्चन मैंने आपको ये करा दिया। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपकी समझ आ गया होगा। यदि आप भी इस क्वेश्चन के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं या आपका कोई भी सवाल किसी भी प्रकार का आपके मन में है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि सभी कमेंट्स का मैं आंसर दूं। फिलहाल आज की क्लास में इतना ही। जल्द लौटेंगे एक अच्छी क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।